हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है साबुन एवं अपमार्जक। तो जैसे ही साबुन की बात आती है तो साबुन एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसी वस्तु है जो हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी इसका हम दैनिक जीवन के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर उपयोग में लेते हैं। तो बात यह है कि साबुन है वो हकीकत में है क्या, किससे बना हुआ है, ठीक है, यानी कौन कौन से पदार्थ उसके अंदर एंटर रहते हैं और कौन से जल के अंदर वो घुलनशील है। या हमने देखा होगा जैसे मतलब कठोर जल होता है, कई बार उसके अंदर क्या होता है, साबुन घुलता नहीं है, मृदु जल होता है उसके अंदर घुल जाता है। तो ये सब किस तरह से होता है, इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो बात आती है साबुन की। ये सबसे पुराना अपमार्जक माना जाता है, यानी है तो ये एक प्रकार का अपमार्जक ही, जो क्या है सबसे पुराना है, सबसे पहले बनाया गया अपमार्जक है। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, वश्य अम्ल रहते हैं, यानी जो बना होता है वो किससे बना होता है, वश्य अम्ल, और वश्य अम्लों के साथ रहते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण। यानी वश्य अम्लों की बात करें तो वश्य अम्लों के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे स्टेरिक हो गया, पाइमेटिक हो गया और एक ओलिक अम्ल हो गया, ठीक है। और इनके साथ रहते हैं कौन है, सोडियम और पोटेशियम के लवण। यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि साबुन हकीकत में है क्या, वश्य अम्ल, वश्य अम्लों के सोडियम लवण, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं कौन, साबुन। दोबारा मैं बता देता हूं, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि हकीकत में साबुन है क्या, तो क्या है ये, वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं ये, ठीक है। अब वश्य अम्ल होते हैं ना, तो इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो क्या रहती है, अत्यधिक रहती है, जैसे C12 से C18, यानी उसके अंदर कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए, 12 कार्बन होना बहुत जरूरी है, तब वो क्या बना सकते हैं, वश्य अम्लों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, जैसे मतलब एक हमने पढ़ा कि सोडियम और एक क्या बना है, पोटेशियम, तो इन दोनों का रोल क्या रहता है। अगर वश्य अम्लों के साथ में सोडियम मिला हुआ है ना, तो वो जो साबुन बनेगी वो कौन सी होगी, कठोर साबुन मानी जाएगी। और जो पोटेशियम लवण मिला हुआ है तो इसका मतलब वो कौन सी है, मृदु साबुन मानी जाएगी। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि ये साबुन, ठीक है, डेफिनेशन हमने देख ली, इसके अंदर वश्य अम्ल होते हैं और सोडियम या पोटेशियम दोनों में से एक लवण रहता है इसके अंदर। अब बात ये आती है कि हकीकत में ये बनता कैसे है, साबुन बनता कैसे है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो साबुन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो वश्य अम्ल लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 मोल क्या लेना पड़ेगा, हमें वश्य अम्ल लेना पड़ेगा, और 3 मोल हमें किसका लेने पड़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी लवण है ना, जैसे लवण रहते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक पोटेशियम। तो हम लेके देखते हैं, देखो ये हो गया एक अणु हमारा वश्य अम्ल का। अब बात करें हमें क्या लेना है, 3 अणु किसके लेने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने 3 अणु ले लिए। अब इसको गर्म करते हैं कि जैसे मतलब एक अणु तो क्या हो गया, वश्य अम्ल, और 3 अणु किसके ले लिए हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले लिए, और इनको गर्म किया जाता है लगभग टेम्परेचर 100 से
200 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हम जैसे ही इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड है ये बीच में से टूट जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो बॉन्ड है सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में जो भी बंध है वो यहां से टूट जाएगा। और क्या बनेगा, देखो आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ध्यान देना। RCOONA, यानी हमने ये यहां से लिया RCOO और यहां से क्या हो गया, एक क्या हो गया, Na हो गया। तो मैं यहां पर 3 अणु लिख दूं कि एक अणु ये बना, एक अणु ये बना और एक ये बना, ठीक है। तो इसके कितने मोल बन गए, 3 मोल बन गए। और हमारे पास लास्ट में क्या बचा है प्रोडक्ट, देखो CH2 Cl और CH2 और इसके साथ में हमारे पास क्या बनता हुआ है, OH, 3 OH बचे हुए ना, तो ये 3 OH यहां पर लिखते हैं। तो अब देखो 1 मोल हमने लिया वशीय अम्ल, 3 मोल हमने क्या लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे हमारे प्रोडक्ट क्या बना, 3 अणु तो क्या बन गए, साबुन के। 3 अणु साबुन के बन गए हैं और 1 अणु जो बना है वो क्या है हमारा, ग्लिसरॉल। तो इस तरह से हमारे को जो साबुन प्राप्त होगी वो क्या होगी, ग्लिसरीन प्लस साबुन का जो मिश्रण होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो हमें मिश्रण प्राप्त होगा उसको स्थिर रख देंगे, एक जगह पर स्थिर रख देंगे। तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो साबुन है वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी और ग्लिसरीन है वो क्या हो जाएगी, ऊपर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो ग्लिसरीन है उसको निथार कर हमें अलग कर लेंगे। और अब जो साबुन हमारे पास में जो बचा है, नीचे बचा है, उसको क्या करेंगे, हमें उसके अंदर डालेंगे NaCl, ठीक है। अब जैसे ही NaCl इसके अंदर डालेंगे ना तो क्या होगा, यहां पर सम आयन प्रभाव लगेगा। यहां पर जैसे ही NaCl डालेंगे तो सोडियम जैसे ही इसके अंदर साबुन के अंदर प्रवेश करेगा तो सम आयन प्रभाव लगेगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहां पर साबुन का अवक्षेपण हो जाएगा। यहां पर साबुन अवक्षेपित हो जाएगी। अब जो हमारे पास जो शुद्ध साबुन प्राप्त होगी उसके अंदर हम अलग अलग प्रकार की गंध वगैरह डाल सकते हैं, जिससे जिस तरह की गंध रहती है हमें मतलब अपनी इच्छा अनुसार जैसी भी गंध डालें उसके अंदर डाल सकते हैं और हमारा एक नई अलग अलग तरह की साबुनें हमें तैयार कर सकते हैं। साबुन के बाद हम बात करेंगे अपमार्जक। तो ये भी एक प्रकार का साबुन तो नहीं है लेकिन साबुन की तरह कार्य करता है। तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ क्या मिला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। प्लस में क्या रहता है आपके, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपमार्जक की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या कहोगे कि ये एक प्रकार के साबुन की तरह ही कार्य करता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला व सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी हाइड्रोकार्बन व सल्फ्यूरिक अम्ल का के व्युत्पन्न से बनता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि इसकी जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, इसको 1920 के अंदर बनाया गया था। ये साबुन के बहुत बाद में तैयार की गई है। इसे क्या बोलते हैं हम, साबुन विहीन पदार्थ। क्या बोलते हैं, साबुन विहीन। अब साबुन विहीन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साबुन तो नहीं है लेकिन
साबुन की तरह व्यवहार जरूर करते हैं, यानी साबुन वाले कार्य है वो जरूर करते हैं, लेकिन इसे हम साबुन नहीं कह सकते, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, साबुन विहीन। अब बात करें इसके अगर कोई एग्जाम्पल पूछ लिया जाए हमें कि अपमार्जक का एग्जाम्पल क्या है, तो देखो एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तो देखो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला ले ली, CH3 CH2, यहां पर मैं मान लो कि 12 कर देता हूं, और CH2 OSO2, तो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा किसका, अपमार्जक का। इसके अगर बात करें कि इसका नाम क्या है, सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, ठीक है। अगर इसके मान लो कि ये तो हो गया आपका रासायनिक नाम हो गया है, अगर बात करें आपसे पूछ लिया जाता, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका व्यापारिक नाम है क्या है, तो व्यापारिक नाम इसे बोलते हैं ड्रेफ्ट, यानी ड्रेफ्ट के नाम से इसका व्यापार रहता है, मार्केट के अंदर ये बिकता है, तो ये किसके में बिकता है, ये ड्रेफ्ट के रूप में बिकता है, इसका नाम दिया जाता है ड्रेफ्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मतलब यहाँ पर सोडियम लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पोटेशियम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर पोटेशियम होगा तो क्या नाम बन जाएगा, पोटेशियम डोडेकाइल सल्फोनेट बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे कि हमने साबुन पढ़ लिया, अपमार्जक पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंट तो मिलेगा हमें, तभी तो हम कह रहे हैं कि अलग अलग बनाए हैं, उनके अंदर अंतर तो मिलेंगे। तो इनके अंतर की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर क्या है। तो अगर पहला अंतर हम देखें तो ये जो लवण बने होते हैं, साबुन का जो पदार्थ है या लवण है वो बना होता है किससे, दुर्बल अम्ल प्लस में प्रबल क्षार। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, साबुन का। और इनसे जो पदार्थ प्राप्त होगा, जो विलयन प्राप्त होगा, वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। ये आप एग्जांपल देख सकते हो इस तरह से कि जैसे ही मैंने, ये क्या है, साबुन है ना, इस साबुन का जलीय अपघटन करवाया, देखो जल के साथ क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी एक प्रकार का क्या है, एसिड है, और एक क्या प्राप्त हुआ हमें, सोडियम, और एक क्या प्राप्त हुआ हमें, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, एक प्रकार के क्षारीय विलयन का निर्माण कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अपमार्जक की तरफ। तो अपमार्जक जब बनता है वो किससे बनता है, अपमार्जक का जो जलीय अपघटन करवाया जाता है तो देखो क्या बनता है कि ये किससे बना होता है, ये बना होता है प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। तो यहां पर आप देखो कि जैसे ही मैंने ये किया आपके अपमार्जक, ठीक है, इसका जलीय अपघटन H2O के साथ क्रिया करवाई, जैसे ही जलीय अपघटन करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक तो अम्ल प्राप्त हुआ, ठीक है, और एक क्या प्राप्त हुआ, क्षार प्राप्त हुआ, यानी प्रबल अम्ल और प्लस में क्या है, प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस के अंदर मिले रहते हैं तो कौन सा विलयन प्राप्त होता है, उदासीन विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, ये बहुत बड़ा अंतर माना जाता है और बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन भी बहुत निकलते हैं और ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मैं दोबारा बता देता हूं कि जो साबुन है वो किससे बना हुआ होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है और एक क्या रहता है, प्रबल क्षार रहता है। यहां देखो ये तो दुर्बल अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, आपके प्रबल क्षार हो गया। तो विलयन कौन सा बनेगा, क्षारीय विलयन, और इसे बना रहता है आपके साबुन।
दूसरी तरफ अपमार्जक की तरफ जाते हैं अपने, तो अपमार्जक में देखो आप, जैसे ही मैंने अपमार्जक का जलीय अपघटन करवाया, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक तो प्रबल अम्ल प्राप्त हुआ और दूसरा क्या प्राप्त हुआ, हमें प्रबल क्षार प्राप्त हुआ। यानी दोनों के दोनों क्या बने रहते हैं, दोनों प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अपमार्जक का निर्माण करते हैं। और इन दोनों के मिलने से जो विलयन प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, आपके उदासीन विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोनों पर अंतर, दूसरा अंतर क्या है इन दोनों के अंदर। अब आपने देखो दूसरा अंतर भी एक बड़ा अंतर दिया गया है कि भी साबुन है वो क्या होता है, कठोर जल के अंदर विलय नहीं होता, यानी कठोर जल के अंदर वो नहीं घुलती है, लेकिन मृदु जल के अंदर घुल जाती है। ठीक है, और अपमार्जक है वो क्या होता है, कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के अंदर घुल सकते हैं आराम से। इसका कारण क्या है, देखो कि हमें पता है कि कठोर जल है ना, कठोर जल में क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। कौन से, देखो जैसे Mg+2 Ca+2 इस तरह के आयन पाए जाते हैं। तो इस तरह के जल के अंदर जैसे ही हम ये साबुन डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, साबुन का अवक्षेपण हो जाएगा। जैसे ही मैंने मान लो कि एक बीकर के अंदर क्या ले रखा है, कठोर जल ले रखा है और उसके अंदर क्या डाली, साबुन डाली। ठीक है, तो जैसे ही साबुन जाएगा, यानी Na+ आयन इसके अंदर जाएगा ना, जाते ही क्या कर देगा, वो इन आयनों से क्रिया करेगा। ठीक है, इन आयनों से जैसे ही क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, साबुन अवक्षेपित हो जाएगी और नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, यानी वो जल के अंदर घुली नहीं, तो इस तरह से वो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि साबुन है वो मृदु जल के अंदर तो विलय है, लेकिन कठोर जल के अंदर विलय नहीं है। इसका कारण ये है कि कठोर जल के अंदर आयन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ये क्षारीय विलयन रहता है ना इसका, साबुन का, वो उसके अंदर घुलता नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें अपमार्जक की, तो अपमार्जक क्या है, कठोर व मृदु दोनों के अंदर है, दोनों में विलय। ये कठोर और मृदु दोनों के अंदर विलय रहता है। इसका कारण ये रहता है कि ये किससे बना हुआ है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों से मिला रहता है, तो इस पर आयनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अपमार्जक आसानी से कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के अंदर मिक्स हो सकता है। ठीक है, और इसका भी ध्यान रखना आप, कठोर जल में नहीं विलय, लेकिन मृदु जल के अंदर विलय, जल में विलय। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके अंतर रहेंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो साबुन क्या होता है, कैसे बनता है, अपमार्जक क्या है, किससे बना है, ठीक है, और साबुन व अपमार्जक में अंतर, ये चीज आपको ध्यान होना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक के अंदर ये दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद साबुन और अपमार्जक क्या है ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये इनका कार्य है वो किस तरह से होता है, किस तरह से कार्य करते हैं, या किस तरह से ये गंदगी को साफ करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा मिसेल निर्माण, तो उसको हम जस्ट अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, देखेंगे भी हकीकत में मिसेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो रोजाना मिलेंगे। और मेरे YouTube चैनल राजेंद्र कुमावत के नाम से चैनल है, उस पर रोजाना मॉर्निंग के 10 बजे इस तरह से रसायन विज्ञान एंड विज्ञान के जो टॉपिक है रोजाना आपको YouTube चैनल के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद।